हेलो प्यारे छात्रों, हेलो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। विज्ञान का एक सैंपल पेपर हमारे पास है। आज हम आपको पहले फिजिक्स का थोड़ा सैंपल समझाते हैं कि वीडियो के रूप में। एक पेपर के हमने 3 हिस्से बनाए हुए हैं। फिजिक्स का एक हिस्सा, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री का, तीसरा पार्ट बायो का। तो हम आज आपको फिजिक्स का पार्ट समझाते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, आभासी वह छोटा होता है। नंबर 2, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। गह दिया हुआ 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। देखो धारा का मान कितना होगा अधिकतम, अभी आपको समझाते हैं। इसमें दिया हुआ है V बराबर 1.5 वोल्ट, प्रतिरोध R बराबर 3 ओम। तो धारा I बराबर निकालते हैं। I बराबर होता है V अपॉन R। V का मान है 1.5 बटे R का मान है 3, 3 से काट दीजिए, आ गया 0.5 ओम। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ समझाइए। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने के लिए अति प्राचीन सजीवों, परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। नंबर 1, इनका महत्व क्या क्या है? सेलों के सहसंबंध में जीवाश्म का उपयोग। जीवाश्म प्राचीन काल के भूचक चक्र हैं। जीवाश्म पूरा जलवायु सूचक है। जीवाश्म जीव के विकास का सूचक है। अगला प्रश्न चलता है, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47, 1.33 है, इनमें प्रकाश की चाल किसमें अधिकतम होगी? देखो, जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसे प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, और जल का अपवर्तनांक कम है इनकी अपेक्षा, इसलिए जल में प्रकाश की चाल ज़्यादा है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं? अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको चित्र सहित लिखना है, लेकिन ये शॉर्ट में है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे दूरदृष्टि दोष कैसे? इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, कोई 2 सेमी लंबा बिंब 10 सेमी फोकल दूरी के किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है। देखो, बिंब की लंबाई, बिंब कहते हैं वस्तु की लंबाई दे रखी 2 सेमी। वस्तु की दूरी u बराबर -15, माइनस का चिन्ह लगा दें क्योंकि ये लेंस उत्तल लेंस के सामने रखा है। वस्तु की दूरी -15 है। लेंस की फोकल दूरी है बराबर 10, ये प्लस का है, गलत दिया हुआ है, ये प्लस का 10 सेमी है। लेंस का सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इससे जो है हमने v का मान निकालना है। देखो, आपने 1/v का मान निकालना है, तो 1/v को आप इधर रख लीजिए, तो ये जगह हमारे पास 1/f और प्लस का जगह 1/u। अब यहाँ दोनों के मान रखते हैं, 1/10। अब v का, u का मान माइनस का है तो माइनस का 15 हो जाएगा। अभी जो है 15 और 10, देखो 30 आ गया, एलसीएम जो है इसका 30 आ गया। तो 10 से कट गया 3 बार, -15 से कट गया 2 बार, तो ये आ गया 1/30। तो जब उल्टा करते हैं तो v का मान हमारे पास आ गया 30 आ गया। अब देखिए, निकालनी है क्या? प्रतिबिंब की लंबाई। अब I/O V/U बराबर, ये सूत्र दिया हुआ, I/O वस्तु की लंबाई है और V का मान 30 है, U का मान -15, 15 दूनी 30, तो I बराबर आपका -4 आ गया। अतः प्रतिबिंब लेंस के दूरी और 30 सेमी की दूरी पर वास्तविक तथा 4 सेमी लंबा बनता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या कारण है तारे रात्रि में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं जबकि चंद्रमा नहीं? तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण ही होता है। वायुमंडल में हवा का दाब तथा घनत्व सर्वत्र समान नहीं होता है। तारों से आने वाला प्रकाश वायु की विभिन्न घनत्वों की सतहों से अपवर्तित होकर आता है। अतः वायुमंडल की परिस्थिति जल्दी जल्दी बदलने के कारण तारों की आभासी स्थिति एक सी नहीं रहती है, बल्कि प्रतिक्षण बदलती है, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चंद्रमा आकार में बड़ा होने के कारण आंख में तारे का अपेक्षा कहीं अधिक किरणें भेजता है। अतः किरणों की संख्या में होने वाले परिवर्तन का आंख में पहुंचने पर प्रकाश पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए चंद्रमा टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है,
60 वाट, 200 वाट और 100 वाट 220 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब हैं, जिनको श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब आपको ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम में लगे हुए सबसे पहले श्रेणी दोनों का प्रतिरोध निकालते हैं। V1 देखो पहले 60 वाट के बल्ब के लिए लिखते हैं, V1 220, P1 60। तो सूत्र हमारे पास है R बराबर V²/P। ये हो गया 220 और गुणा 220 और बटे ये आ गया आपके पास कितना 60। देखो 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 11, 11 की 222 से गुणा करते हैं, ये आ गया 2420/3 आ गया पहला। दूसरे बल्ब के लिए लेते हैं, V2 220, P2 100 वाट, R2 निकालते हैं V²/P2। अब देखो इसमें भी आपके पास तरीके से आ गया 220 और गुणा 220 और बटे 100। अब 2 0 कट गए, 22 की 22 से गुणा करते ही आ गया 484। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का सूत्र है R बराबर R1 + R2। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आ गया R बराबर 4943 आ गया। अब निकालनी है ली गई धारा। देखो ओम के नियम से धारा I का मान कितना हो गया, I बराबर V/R 220/2000 अब 3 हमारा ऊपर चला गया है, 220 गुणा 3 बटे इतने भाग करने के बाद में यह आ गया 0.134 एम्पियर। अतः दोनों बल्बों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना है, 0.134 एम्पियर है। अथवा अथवा प्रश्न इसमें दिया हुआ है हमारे पास, अथवा प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखो प्रतिरोध उसे कहते हैं जो विद्युत के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। लंबाई पर कैसे है, देखो R समानुपाती L। अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, अगर लंबाई घटती है तो प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल पर R समानुपाती 1/A। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि तार जितना मोटा होता है उसका प्रतिरोध उतना ही कम होता है। जैसे आपने किसी बड़े उपकरण में अगर कोई मोटा तार लगा दिया तो आपको लाइट पूरी मिलेगी, लेकिन अगर आपने बारीक तार लगा दिया तो वो गर्म होकर प्रतिरोध उसका ज़्यादा होगा, लाइट आपको कम मिलेगी। नेक्स्ट तार के पदार्थ पर, अगर पदार्थ अच्छा है, पदार्थ की प्रकृति अच्छी है तो प्रतिरोध कम होगा। जैसे चांदी है, तांबा है, इनकी प्रकृति अच्छी होती है इसलिए इनका प्रतिरोध कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। जब किसी बंद विद्युत परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम आप इस चित्र के द्वारा आपको समझा सकते हैं, जैसे नीचे दिया हुआ है। देखो ये फिगर आपके पास दिया हुआ है, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कुंडली है, ये आपकी कुंडली है, ये एन चुंबक का एक सिरा है, ये एन चुंबक को हम कुंडली के पास लेकर जाते हैं, कुंडली से दूर लेकर जाते हैं। ये इसमें एक धारामापी है जिससे हम विक्षेप मापते हैं। देखो कुंडली को जितना नज़दीक लेकर जाएंगे तो धारामापी में विक्षेप होगा, दूर लेकर जाएंगे फिर भी इसमें विक्षेप होगा। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि कुंडली के समीप लाते हैं तो धारामापी में कोई ना कोई विक्षेप अवश्य होता है। अब इसी को पढ़ते हुए देखो यहाँ आते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे गतिशील चुंबक रुकती है तो धारामापी विक्षेप भी कम हो जाता है। अगर चुंबक को तेजी से चलाते हैं तो विक्षेप उतना ही तेजी से होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो विक्षेप भी अधिक बढ़ जाता है। विद्युत इसी को नापने के लिए देखो, विद्युत प्रेरित विद्युत धारा की दिशा नापने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। क्या है नियम, यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा और तर्जनी तथा मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक के चलने की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ तक के प्रश्न आपको आज समझाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे आगे के प्रश्न समझाएंगे। आपने जो है यहाँ लग का तैयार करना, ये पार्ट 1 है।
अब इसका एक प्रश्न और रहा हुआ है, वो हम अगली वीडियो में आपको समझाते हैं।